बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग, और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 6.4 के रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस 2, 3, 4 और 5 जो कि एक जैसे हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बड़ी डिटेल में प्रूफ द रिलेशंस बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। इफ़ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू एम अगर हो, एंड एन इक्वल टू हो एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, और हमने प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मेरे पास यानी एम और एन है, और ये मैंने क्वेश्चन को ज़रा यहाँ पे लिख लिया है, एम और ये मेरे पास एन है, ठीक है। और हमने प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे सिंपल इन दो को देख के नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इस साइड पे पड़े हुए हैं, तो मैंने इन दोनों को स्क्वायर करके फिर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 कहूँगा और इसको इक्वेशन 2 कहूँगा। ये रफ में हो गया, और मैं कहूँगा स्क्वेयरिंग देन एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर होके ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर होके ऐड होगी, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा इस साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, और ये इसी तरह स्क्वायर होके ऐड हो जाएंगे, यानी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, ये तो हमारी साइड ये बन चुकी है। अब हमने यानी ये प्रूफ करना है कि इसको सॉल्व करके हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलें अब हम इसको बनाते हैं। हमें पूरी स्ट्रेटजी समझ आ गई, करना कहाँ तक है, पहुँचना किधर है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चलें इसको सॉल्व कीजिए, इसका फार्मूला खोलें। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ये पूरा ए और ये बी, यानी एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा। ये मेरे पास आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी मैंने इसको खोला है, अभी इसको खोलते हैं। प्लस ऐसे ये वाला प्लस यानी, और अब इसको खोलें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए और बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 ये पूरा ए एक्स साइन थीटा और वाई कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। जैसे इन दो को आप इकट्ठा कर लें, ये एक जैसे थे, और वाई स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये एक जैसे थे, और ये 2xy साइन थीटा कॉस थीटा ये एक जैसे हैं। तो आप इनको भी देखें कि ये कैसे चलेगा। अच्छा, इन दोनों में से आप जब इकट्ठा करके लिखेंगे तो इन दोनों में नोटिस कीजिए कि कॉमन क्या है, और उस कॉमन को आप कॉमन ले सकते हैं। यानी इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि ये एक लाइन में लिखे हुए ना स्ट्रेट, तो इन दोनों में से मैं एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई स्क्वायर, और अंदर क्या बच जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास बच गया है। और ये जो थे मेरे पास, अच्छा एक छोटी सी और भी है यहाँ पे, ये माइनस था, ये मेरे से छोटी सी हो गई है जनाब, तो ये हम ले लेंगे माइनस। और अच्छा, यानी अब ये यहाँ पे आप ले लें माइनस का साइन, और जब आप यहाँ पे ये माइनस का खुलेगा, क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस का खुल जाएगा। अब ये प्लस 2, यानी ये देखें सेम टर्म है, और ये प्लस 2, ये दोनों सेम टर्म्स है ना। ये देखें 2x y साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2x y साइन थीटा कॉस थीटा, तो यानी प्लस 2 और माइनस 2, यानी ये पूरी टर्म आपस में इधर ही कट जाएगी, और ये मेरे पास रह जाएगा। और इन शॉर्ट ये ऐसे था,
और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और इधर पड़ा हुआ है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये थी मेरे पास डिज़ायर्ड फॉर्म जो कि हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास कंप्लीट हो चुका है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिए, एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है। नेक्स्ट है मेरे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। सिंपल, इन तीनों के अंदर थीटा फाइंड करना है कब? जब आपके पास थीटा उसने बता दिया किस इंटरवल के अंदर होगा, 90 से लेस और 0 डिग्री से बड़ा, यानी थीटा इज़ लेस दैन इक्वल टू π/2 इज़ 90, यानी 90 से लेस, और ग्रेटर दैन है जी 0 डिग्री, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 90 से लेस और 0 से बड़ा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही एंगल लाई करता है। यानी एंगल लाई करने का मतलब ये है कि उसकी टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई करती है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सॉल्यूशन इसको आप ले जाएं क्योंकि थीटा फाइंड करना है और अवेलेबल नॉलेज मेरे पास यही है कि मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 जब यहाँ ला के डिवाइड करूँगा 1/4 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। क्योंकि मुझे थीटा चाहिए तो पहले मैं साइन थीटा करूँगा, तो अंडर रूट करूँगा। साइन थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4 का अंडर रूट। ये मैंने बताया था जब भी अंडर रूट लेंगे प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे जनाब। तो ये हो जाएगा 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब इन दोनों में से वैल्यू कौन सी लूँगा? प्लस की लूँगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉज हो, चाहे टैन हो, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली। और वो आप उसको बता भी देते हैं कि सिंस टर्मिनल आर्म लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनल आर्म के बजाय थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह आ गया। अच्छा, अब थीटा चाहिए। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्ट्स ऑफ 1/2, और मुझे पता है कि साइन किस एंगल के ऊपर 1/2 देता है, वो 30 के ऊपर। तो थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्रीज। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि π/6 रेडियन, दोनों में से आप जो भी चाहें उसको आंसर दे दें। ये था मेरे पास पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और फिर है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। ये भी इजी है, दोनों इजी क्वेश्चन है। और ये है मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। अब मुझे पता है और आपको भी पता है कि साइन और कॉस किस एंगल पे होते हैं जी? 45। ये यहीं से ही पता चल रहा है, एक ही एंगल है जिस पे दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अब हमने इसको करके दिखाना है कि कैसे करेंगे। तो ये क्या होगा जी? आप साइन थीटा और कॉस थीटा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। साइन को, कॉस को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू, इधर 1 रह जाएगा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो है जी टैन थीटा, ताकि एक आइडेंटिटी बने। अब थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1, और मुझे पता है कि टैन किस एंगल के ऊपर 1 होता है? 45, यानी टैन इक्वल टू 45 डिग्रीज, यानी π/4 रेडियन के बराबर है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, -2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये याद रखिए, इसमें ये वाला सवाल एग्ज़ाम में आने वाला सवाल है और इसके बाद ये वाला सवाल एग्ज़ाम में आने वाला है। ये सारे इक्वल रेटिंग के हैं, कोई एक भी आ सकता है। अच्छा, सीकेंट स्क्वायर थीटा है -2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आइडेंटिटी थी सीकेंट स्क्वायर थीटा की, मैंने आपको बताई थी कि देख लेते हैं दोबारा से कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये देखिए, ये वाली 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे, सीकेंट स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सल्यूशन, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे -2 tan स्क्वायर थीटा इसी तरह ही आ जाएगा अपनी जगह पे।
और tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी ये आपस में सॉल्व होके 1 माइनस 2 इज़ -1 यानी -1 यानी माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये वहाँ ले जाएं आप, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, आप सिंपल इसको अंडर रूट लीजिए, और ये मैं पहले लिख रहा हूँ, यानी tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, और अगेन tan थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही था क्योंकि उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में बता दिया था, तो आपने प्लस की वैल्यू लेनी और अंडर रूट 1 इज़ 1, और थीटा की जब मैं लूँगा tan इनवर्स ऑफ 1 करूँगा तो मेरे पास अगेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज़ आ चुका होगा, या मेरे पास इक्वल टू होगा π/4 रेडियन के अंदर। थीटा डिग्रीज़ में बता दें या रेडियन में बता दें, एक ही बात है, आंसर बताना है और वो हम उसे बता चुके हैं। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। इस पे ज़रा हमारा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा डीपली और थॉरली कि ट्रायंगल बनानी कैसे है। अगर आपने इन सवालों के अंदर ट्रायंगल सही तरीके से बना ली तो सॉल्व करना तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको आता है, सिर्फ ट्रायंगल बनाना मुश्किल है। और एक क्वेश्चन देख लें साथ साथ, और करेंगे तो सारे, लेकिन ध्यान से आप एक देखें, बाकी वीडियो को पॉज करके आप करने की ट्राई कीजिएगा, बाकी फिर वीडियो को आप चला के देख लें कि मेरा और आपका आंसर ठीक है या नहीं। अच्छा, अब मैं ज़रा इसको ऊपर ही रखता हूँ और ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा आपके साथ साथ, ताकि आपको पता चले कि ये एंगल बनाना कैसे है। चलें, अब मैं थोड़ा ऐसे सेट कर लेता हूँ कि दोनों आपको पेजेस नज़र आ रहे हों, और मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और मैं यहाँ पे ट्रायंगल को ये रखता हूँ ऐसे, चलें, और ट्रायंगल बनाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, और इधर अब मैंने क्या करना है, एक मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो मैं बस एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना ली। उसने कहा जी इन ट्रायंगल का नाम है ABC। अच्छा, एंगल C के ऊपर 90 डिग्री है, यानी ये मैंने 90 डिग्री बनाया था, तो इसका मतलब C पॉइंट इधर है। ठीक है, ये 90 डिग्रीज़ है। A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जबकि C इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप ना A अगर इधर बनाते हैं और B इधर बनाते हैं, ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि उसने बताया था कि ABC पॉइंट्स हैं। अब जो कैपिटल A पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, कैपिटल B पॉइंट या वर्टेक्स कहते हैं इसको। इसके ऑपोजिट जो साइड होगी ना, ये कहलाएगी स्मॉल a, और C के ऑपोजिट साइड कहलाएगी स्मॉल c, और B के ऑपोजिट साइड कहलाएगी स्मॉल b। अब साइड जो है वो स्मॉल में लिखी जाती हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है A और C। तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो 4 है वो मेरी ये वाली साइड थी, A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो 4√2 C था, वो चूँकि C के ऑपोजिट स्मॉल c होगा, तो मेरे पास ये वाली साइड होगी 4√2 मेरे पास सेंटीमीटर्स के अंदर। ये था इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने का तरीका। अब सॉल्व का मतलब क्या होता है ये समझिए, सॉल्व द ट्रायंगल। सॉल्व का मतलब होता है 3 की 3 साइड्स और 3 के 3 एंगल्स बताना, इसको सॉल्व कहते हैं, ट्रायंगल को सॉल्व करना। यानी अब देखें, इसकी 3 साइड्स हैं, तीनों बतानी है, 2 पता है, 1 बतानी है, और 1 एंगल पता है, 2 एंगल भी बताने। यानी सॉल्व का मतलब होता है आपको एट द एंड, यानी आफ्टर सोल्यूशन, तमाम साइड्स पता हो, तमाम एंगल्स पता हो। ये सॉल्व का मतलब होता है ट्रायंगल के सॉल्व करने का। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अब थीटा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर मैं थीटा ये वाला लेता हूँ ना, तो ये याद रखना है कि थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। अब मेरा ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो 2-4 कॉन्सेप्ट है, और 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ये मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, और ये जो है ना बी वाली साइड, ये मेरी बेस होगी, जो रिमेनिंग बच जाएगी। ठीक है, यानी थीटा के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसको थीटा ले लेता ना, यानी ये एंगल, तो फिर मेरा ये परपेंडिकुलर होता, 90 के ऑपोजिट यही हाइपोटेन्यूस होता, और ये फिर मेरी रिमेनिंग बेस हो जाती। अच्छा, अब ये था मेरे पास
अच्छा, अब मुझे पता है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। अब आप देखिए कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन है, और वो किस में होता है, साइन में। सम पीपल हैव, यानी मैं लगाऊंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज सम पीपल हैव, तो मेरे पास एंगल मिल जाएगा मुझे साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या था जी 4, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या था 4√2, तो 4 से कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास साइन थीटा क्या रह जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और थीटा इज इक्वल टू, और साइन 1/√2 किस पे होता है, 45 डिग्रीज के ऊपर, ठीक है। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मेरे पास होगा 1/√2, ये आपके पास थीटा डायरेक्ट आ जाएगा जी 45 डिग्रीज। अब जो आ जाए वो यहाँ पे लिख लेंगे, ये आपके पास एंगल आ गया है 45 डिग्रीज। अच्छा, अब अगर ये 45 है तो ये भी ऑब्वियसली 45 ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 45 होता है। तो अगर मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरे पास है जी एक नया एंगल जिसको मैं कह देता हूँ फाई, तो यानी 90 + 45 + 5, तो ये इक्वल टू होगा 180 के। ये भी आप एक क्वेश्चन ज़रा पूरा देख लें, यानी 90 + 45 + 5 इक्वल टू होगा 180 डिग्री के, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, और यहाँ से 5 इक्वल टू हो जाएगा 180 - 90 - 45, तो 5 की वैल्यू होगी जी 45। वैसे भी 45 + 45 90, 90 + 90 180, तो ये भी मेरे पास 45 है, हम इधर से ही निकाल सकते थे। अब ये हमारे पास दो एंगल फाइंड हो गए। अब एक साइड रहती है वो आप यानी बी साइड रहती है वो pythagoras थ्योरम से लगा लें, और pythagoras थ्योरम क्या कहता है मुझे, बाय GOROUS pythagoras थ्योरम, वो मेरे पास होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मेरे पास था 4√2 का होल स्क्वायर, और ए मेरे पास था, अल्लाह का भला करे, 4 का स्क्वायर, और बी मेरे पास सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 16, और ये इससे कट जाएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है, और 2 16 आर 32, 16 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 32 - 16 इज़ 16, जबकि मैं जब इसका फिर अंडर रूट लूँगा तो b इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा √16, और √16, और प्लस माइनस लेना है। अब ऑब्वियसली प्लस की साइड लूँगा क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ये आपने याद रखना है ना। आप सोचें यहाँ पे तो फिर प्लस माइनस डाला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि लेंथ है इसलिए पॉजिटिव ले लेंगे। तो √16 जब करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा, तो b इक्वल टू मेरे पास 4 सेंटीमीटर आंसर, और ये भी देख लें कि ये भी मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ चुका। अब ये मेरे पास तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स आ चुके हैं। अब ये ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और उसकी ट्रायंगल क्या हमें कहती है। हम इसी तरह से एक अपने पास ट्रायंगल बना लेते हैं, जबकि इसमें मेरे पास ऐसे नज़र आ रहा है, ऐसे। अब इसको मैं देख के बनाता हूँ। PQR ट्रायंगल है, एंगल Q के ऊपर 90 है, यानी अगर ये 90 है तो ये मेरे पास Q होगा, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और P के ऊपर 60 है। अब मैंने इसीलिए ये एंगल बड़ा बनाया था, यानी ये मेरे पास 60 है, तो ये मेरे पास P हो जाएगा, एंगल P, यानी P पे 60, और PQ यानी Q के ऊपर उसने हमें बताया हुआ था 90, और जो PQ लेंथ है वो है 4√3, तो ये 4√3 उसने हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी है। इसका मतलब कि मेरे पास जो R होगा वो यहाँ पे होगा। अब मुझे ये एंगल भी फाइंड करना है, मुझे पता है 30 होगा, क्योंकि 90 + 60 प्लस ये 30 हो जाएगा, और ये साइड पता है अभी सिर्फ, और ये दोनों साइड्स मुझे फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 का सल्यूशन, और
सबसे पहले हम अगर इसको देख लें, ये P है और ये एंगल है मेरे पास, तो ये साइड हो जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर, यानी RQ इज़ परपेंडिकुलर और RP इज़ 90 के ऑपोजिट इज़ हाइपोटेन्यूज। ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि हमें भूले नहीं। और ये बेस है। अब बेस पता है और एंगल पता है, तो हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें एटलीस्ट बेस आता हो। क्यों? क्योंकि एंगल और बेस की मदद से मैं रिमेनिंग दो फाइंड कर लूँगा। पहली है मेरे पास कॉस और दूसरी है मेरे पास टैन। देखें कैसे, कॉस थीटा लिखता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू पुट करूँगा। और दूसरी थी मेरे पास टैन थीटा, मैं यही लिखता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब देखें मैंने क्यों ऐसी ली जिसके अंदर बेस आ रही थी, क्योंकि बेस मेरे पास नोन है, इधर से मेरे पास एंगल नोन है। ये देखें एंगल नोन, बेस नोन, तो सिर्फ एक अननोन हाइपोटेन्यूज वो फाइंड कर लूँगा यहाँ से, और एक अननोन यहाँ पे मेरे पास था परपेंडिकुलर, ये भी नोन है, ये भी नोन है, तो मैं परपेंडिकुलर निकाल लूँगा। इधर से मेरे पास हाइपोटेन्यूज निकल आएगा, इधर से मेरे पास परपेंडिकुलर निकल आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी ली है। मैं डायरेक्टली पहले करके दिखा रहा हूँ ताकि वो पता हो कि करना क्यों है, ठीक है। अब समझ आ गए। अब बेस की वैल्यू पुट करें, और कॉस थीटा क्या था, कॉस 60, और डाल दें चलें कॉस 60, और बेस की वैल्यू क्या थी 4√3 ओवर हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज उधर चला जाएगा, कॉस 60 नीचे, कॉस 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास है आपका, अल्लाह भला करे, हाइपोटेन्यूज इज PR। आप इसको हाइपोटेन्यूज को PR लिख लें नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यू नो आप फिर कंफ्यूज होंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह PR ये नज़र आ रहे हैं, देखें P से लेकर R तक इस हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास जो PR होगा वो इक्वल टू होगा ये ऊपर ये नीचे, तो 4 टाइम्स ऑफ √3, और कॉस 60 जो होता है वो 1/2 यानी हाफ होता है, यानी 1/2 ये मेरे पास आ गया। कॉस 60 की वैल्यू देख लें बेशक, कॉस 60 1/2, ठीक है, वो ये नीचे लिख लिया। अब ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 8/√3, यानी हाइपोटेन्यूज या PR जो मेरे पास आ गया है वो है जी 8/√3, ठीक है। अब टैन थीटा को लगा लें, इसमें मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, बेस मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा, यानी टैन, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, टैन 60 मल्टीप्लाई बाय बेस इज 4/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखें ये मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा, अब टैन 60 1/√3 होता है मेरे पास, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स ऑफ √3 इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब मेरे पास था क्या, RQ या QR ले लें, और √3 इज 3, तो 4 टाइम्स ऑफ 3 इज इक्वल टू QR यानी 12। QR इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 12, और ये मेरे पास हो गया 12। अब इसके यूनिट्स क्या होंगे मेरे पास, क्योंकि 4/√3 जो था वो सेंटीमीटर में था, तो यानी ये भी मेरे पास सेंटीमीटर में आएगा और ये भी मेरे पास सेंटीमीटर में आएगा, तो 12 सेंटीमीटर मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग एंगल था वो सिंपल 90 है, 60 है, आप कर लीजिए, ये वाला एंगल का नाम देके या डायरेक्टली लिख दें कि जो रिमेनिंग एंगल है वो मेरे पास 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 + 30 इज़ 90 एंड 90 + 90 इज़ 180 डिग्रीज। तो तीनों साइड्स, तीनों ट्रायंगल्स आ चुके हैं, तो ये मेरे पास ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी है, ओके। अच्छा, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। आप वीडियो को पॉज करके आप ही इसको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने फिगर अगेन बता देता हूँ सही से बना ली तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें अब उसने हमें सिर्फ साइड्स दे दी हैं और ये साइड बराबर है, तो एक और भी आपने याद रखना है कि अगर आपके पास साइड्स बराबर हों तो एंगल्स भी बराबर आते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल्स, वो जिस तरह हमारे क्वेश्चन 1 में आए थे। ये देखें, ये भी 4 सेंटीमीटर थी, गौर करें, ये भी 4 थी, तो इस साइड के ऑपोजिट भी जो एंगल था और इस साइड के ऑपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर हैं, ये भी 45 और ये भी 45, ये याद रखें, ये भी एक हिंट है आपके लिए, ठीक है। और जितनी एंगल बड़ा होता है उतनी साइड भी बड़ी होती है। ये देखें,
ये एंगल बड़ा है ना, तो इसके ऑपोजिट साइड भी सबसे बड़ी है, सही है, ये भी याद रखें, क्योंकि देखिए ना जब ये एंगल खुलेगा ऐसे, तो ये जितना एंगल ऐसे ऊपर जाएगा तो इसकी ये साइड भी उतनी लंबी हो जाएगी, ठीक है, ये भी याद रखना है, जितना एंगल छोटा होगा उतनी उसकी ऑपोजिट साइड भी छोटी होगी, और जितना एंगल बड़ा होगा उतनी उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया है कि एंगल जो है वो आर के ऊपर है 90, तो मैं सबसे पहले आर इधर बना के ये 90 को फिक्स कर लेता हूँ, और ट्रायंगल का नाम था पी क्यू आर, और पी आर और आर क्यू दोनों 8 सेंटीमीटर हैं, यानी अब ये हो जाएगा मेरे पास एक सेकेंड, आर के ऊपर 90 और पी आर, अगर मैं इसको आर ले लूँ तो पी आर इज़ 8 सेंटीमीटर, और ये अगर मैं क्यू ले लूँ तो यानी आर क्यू इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों 8 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसके ऑपोजिट का एंगल और इसके ऑपोजिट का एंगल भी बराबर होगा, और दोनों ऑब्वियसली 45 ही निकलेंगे, चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके, 45 ही निकलेंगे, अभी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ना एक फिक्स करना होता है अपने पास, ताकि उसके विद रिस्पेक्ट हम परपेंडिकुलर और बेस ले सकें, तो हमने ये एंगल ले लिया इसको थीटा का, तो ये फिर मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी क्यू आर परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस, यानी क्यू, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है लिखते हुए आर, और ये था पी आर, यस ये मेरे पास पी है, सॉरी, यस, ठीक है, पी आर इज़ 8 सेंटीमीटर, और यानी क्यू पी मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, और ये मेरे पास बेस होगी, ठीक है। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। स्ट्रेटजी, हमारे पास दो साइड्स हैं, हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं, और वो होता है मेरे पास हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस जो था वो मेरे पास क्या था, क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। जो था परपेंडिकुलर क्यू आर था वो भी 8 था, 8 का स्क्वायर प्लस बेस यानी वो भी आर था, 8 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64 इक्वल टू 128। ये क्यू पी का होल स्क्वायर का आंसर था। क्यू पी जब निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 128, ठीक है। अंडर रूट ऑफ अगर 128 करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 128 8 अंडर रूट 2, यानी मेरे पास जो क्यू पी होगा वो होगा जी 8 अंडर रूट 2, ठीक है। ये मेरे पास आ चुका हाइपोटेन्यूस क्यू पी 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एंगल फाइंड करना था, अब तीनों साइड आ चुके हैं, कोई एक भी लगा लें। फॉर एग्जांपल मैं साइन थीटा लगा लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ऐसे tan लगा लेता ज़्यादा इजी था, 45 ही आ जाता है डायरेक्ट ही। चलें अब हमने ये लिख दिया। क्यों मैंने tan का क्यों बोला, क्योंकि परपेंडिकुलर अगर बेस होता है तो 8/8 कट के 1 आ जाएगा, तो हम इसको tan ही ले लेते हैं, अपनी आसानी करते हैं, इसको काट देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा ही निकालना ना, tan से निकाल लें चाहे साइन से निकाल लें चाहे cos से निकाल लें, क्योंकि जब तीनों साइड्स आ चुकी हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास 8 और बेस क्या है जी 8 से कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू 8 कट के 1, और tan वहाँ जाके हो जाएगा जी tan इनवर्स ऑफ 1, तो ये मेरे पास थीटा आ जाएगा जी 45 डिग्रीज, यानी ये मेरे पास आ गया अब 45 डिग्रीज। अगर ये 45 है तो ऑब्वियसली एंगल क्यू के ऊपर भी 45 ही होगा, वो आप बेशक निकाल लें। एंगल क्यू इज इक्वल टू क्या होगा जी 180 माइनस 90 माइनस 45 करके, तो ये मेरे पास एंगल क्यू भी आ जाएगा 45 डिग्रीज, ठीक है, यानी ये भी 45 डिग्रीज आ जाएगा। तीनों एंगल्स तीनों साइड्स आ चुकी, ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी। दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, 4 का फोर्थ पार्ट, XYZ ट्रायंगल, एंगल एक्स के ऊपर है 90 डिग्रीज। चलें हम यहीं पर ही बना लेते हैं। अब ये मेरे पास अगर x है तो यहाँ पे मेरे पास है जी 90 डिग्रीज, और फिर उसने मुझे YZ और XZ दोनों दे दिए हैं। और अब मैं यूँ करता हूँ कि जो लंबी वाली साइड है वो ये मैंने ली हुई है, तो मैं इसको YZ और XZ, अब मैं इसको ले लेता हूँ
जी और इसको ले लेता हूँ जी वाई। तो जो मेरे पास वाई जी था, ये देखें वाई जी था वो था 16 सेंटीमीटर, और जो एक्स और जी है वो है मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको? ओ ये तो मैं नीचे रख के सॉल्व कर रहा था। अब दोबारा देख लें, मेरे पास था जनाब एक्स वाई जी एक ट्रायंगल, एंगल एक्स इज़ 90, सबसे पहले फिक्स किया। फिर मैंने रैंडम वाई और जी चाहे इधर ले लेते चाहे उधर लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंगल दिया हो हाँ फिर फ़र्क पड़ेगा। अब चूंकि दोनों साइड्स थी वाई जी और एक्स जी, तो मैंने सिंपल वाई और जी ले लिया। अब जो मेरे पास एक्स जी था, एक्स जी 8 सेंटीमीटर, और जो वाई जी था ये वाई था, और जो वाई जी है वो मेरे पास 16 सेंटीमीटर। अब मैंने अगेन ट्रायंगल को सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको थीटा ले लेंगे। थीटा के अकॉर्डिंगली ये मेरे पास परपेंडिकुलर अननोन, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज नोन, और बेस इज नोन। ठीक है, अब दो साइड्स मेरे पास गिवन है, और वो कौन सी है, हाइपोटेन्यूज और बेस। और जब दो साइड्स गिवन हो तो हम एंगल सबसे पहले निकाल लेते हैं, और वो क्या होगा मेरे पास एंगल, क्योंकि एंगल थीटा लिया हुआ है। अब मुझे बताएं कि बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉज में। कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो कॉज, अब थीटा ही तो फाइंड करना था, और बेस क्या था जी मेरे पास 8, और जो हाइपोटेन्यूज था वो था जी 16, तो ये आ जाएगा 1/2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा जी कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। हम मुझे बताएं कॉज इनवर्स 1/2 किसके ऊपर था, 60 डिग्रीज के ऊपर। चेक कर लें, कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 ब्रैकेट क्लोज 60 डिग्रीज, तो थीटा इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 60 डिग्रीज, यानी ये मेरे पास आ गया 60। अब ये 90 है, ये 60 है, एंगल वाई भी निकाल लें यहीं से ही। एंगल वाई इक्वल टू क्या होगा, वाई 180 माइनस 90 माइनस 60, तो एंगल वाई मेरे पास आ जाएगा जी 30 डिग्रीज, यानी ये मेरे पास जो एंगल वाई है वो आ जाएगा जी 30 डिग्रीज। अब दो साइड्स मेरे पास पहले पड़ी हुई, हाइपोटेन्यूज और बेस पड़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर भी निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या था, 16 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमें चाहिए, और वो है जी आप उसको एक्स वाई कह लें का होल स्क्वायर चाहिए, प्लस बेस मेरे पास है 8 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लेते हैं और 8 के स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर मुझे भूल चुका है, 256 माइनस 64, तो 192 आ जाएगा मेरे पास, और इन 192 यहाँ लिखते हैं, और ये इसको कर लेते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ऑफ आंसर 8/√3 मेरे पास आ जाएगा, यानी मेरे पास एक्स वाई आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ √3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से मेरे पास आ जाएगी परपेंडिकुलर 8/√3 सेंटीमीटर। मैंने तीनों साइड्स, तीनों एंगल फाइंड कर लिए, ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होने जाएगी, उसके बाद 5th क्वेश्चन करेंगे सोल्यूशन। ये आप लोग क्यों नहीं करते, वैसे मैं अगर इसको आपके लिए छोड़ दूं तो आप क्यों नहीं करते, सेम है। मैं वैसे ट्रायंगल्स ऐसा करता हूँ, सिर्फ ट्रायंगल बताता हूँ और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, और ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसको करने की कोशिश करें, मैं आपको आंसर भी वीडियो पॉज करके लिख दूंगा, लेकिन करना अब ये वाला आपने, ठीक है, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो बच्चे खुद ट्रायंगल बनाना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके खुद ही बना भी सकते हैं। अच्छा, अब उसने हमें क्या किया है, ट्रायंगल दे दिया है, LM, MN और NL तीनों दे दी हैं। अच्छा, और उसने ना 90 डिग्री भी नहीं दिया। अब 90 डिग्री भी हमने ही गैस करना है। ये है जनाब वाला एक अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा, ऐसा करें आप पहले देख ही लेंगे इसको बनाना कैसे। अब 90 डिग्री इस क्रिटिकल वो कहाँ लेना है। देखिए मेरे पास 3 साइड्स हैं, 10, 8 और 6, और मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अगर सबसे बड़ी साइड है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी
90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री ही सबसे बड़ा एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे हाइपोटेन्यूज मुझे नज़र आ रही है, तो मैंने रफली जो बनाई है, क्योंकि 90 के ऑपोजिट ही हाइपोटेन्यूज है, तो मेरे पास ये 10 है, ठीक है। अब इसको मैं ना नाम दे लेता हूँ इस 10 के अकॉर्डिंगली। 10 सेंटीमीटर जो था वो था एल और एम, तो यानी ये एल था और ये एम था ना, ये देखें एल और एम 10 सेंटीमीटर है। इसको मैं अब रिवर्स के तौर पर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 10 लंबी साइड सबसे बड़ी और उसका था एल और एम, और एंगल का नाम है एल एम और एन, तो इसका मतलब ये पॉइंट होगा एन और एन के ऊपर होगा जनाब वाला 90 डिग्री, ये पकड़ा गया। अच्छा, अब क्या करें, अब ड्रॉ कर लें, सिंपल, अब इजी हो गया। एम एन जो है, एम एन 8 है और जो एन एल है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अब याद रख लें। ये आपको थोड़ी सी नज़र आ रही होगी कि ये थोड़ी सी छोटी है और साइड लंबी है, लेकिन ये छोटी है। आप इसको रीड्रॉ कर लें, आप इसको ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें आप, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले तो रफली था ना। तो आप इसको कर लें, ये एन, इसी तरह ये एम और ये एल। अब ठीक है, ये 6, ये 8 और ये 10। अब ये बिल्कुल लॉजिकल हो चुकी है, 90 है, ठीक है। अब समझ आ गई ये कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद अब उसने आपको तीनों साइड्स दे दी, 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल, आप इसको एंगल को थीटा रखें, एंगल निकाल लें, परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लें, ये लें tan थीटा इज इक्वल टू, तीनों साइड हों तो फिर जो मर्जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं। परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर इज दिस वन इज बेस, तो 6/8, 6 डिवाइडेड बाई 8 का tan इन्वर्ट्स कर लूँ अगर मैं शिफ्ट 10, और मैं कर लूँ 6/8 और बाहर ब्रैकेट बंद कर दूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास आंसर दे देगा 36.86। ये मेरे पास आएगा जनाब, ये वाला एंगल 36.86। थोड़ा सा ये हट के ही आ रहा है मेरे पास, यानी एग्जैक्टली इंटीग्रल या इंटीग्रल वैल्यूज़ में मुझे ये नहीं दे रहा। तो आप इसको एक दफ़ा एंड के जो आंसर्स हैं उनके साथ इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई एम श्योर कि यही है, बल्कि यही है 30 = 36.87, यही है। ये मेरे पास एंगल आ गया। अब रिमेनिंग एंगल, जो एंगल एल है, वो आप कैसे निकालेंगे, एंगल एल, ठीक है। एंगल एल इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्रीज माइनस 90 और माइनस 36.87 में से माइनस कर लें, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 36.87, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 53.13। तो ये जो एंगल एल आएगा वो आएगा 53.13 जनाब, बहुत ही सिंपल, 53.13 डिग्रीज। और नज़र भी आ रहा है थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा एंगल छोटा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। बड़ा सिंपल छोटा सा था लेकिन थोड़ा क्रिटिकल था, यानी अगर मैं इन सब में इम्पॉर्टेंट के हिसाब से रेटिंग करूं तो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बाकी तो सिंपल है, ये थोड़ा सा हट के था, ये आने वाला सवाल है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। सेम, x इज इक्वल टू आर कॉस एल्फा साइन बीटा, y इक्वल टू आर कॉस एल्फा कॉस बीटा, जबकि z है आर साइन अल्फा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो चलिए हम इधर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके भी 2 तरीके हैं कि आप इनको भी स्क्वायर करके या तो ऐड कर लें, ठीक है, या उसने कहा था देन फाइंड द वैल्यूज। अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क है, ये प्रूफ करना है। तो आपने यहाँ पे तो सिंपल उसका स्क्वायर करके ही ऐड किया था ना, लेकिन यहाँ पे आप इसके अंदर वैल्यूज डाल भी सकते हैं। यानी ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स की जगह ये पूरा डाल दें, ये वाई स्क्वायर है, इसी वाई की जगह आप ये पूरी वाई की वैल्यू डाल दें, और जी स्क्वायर की जगह यानी जी की जगह आप इस वैल्यू को डाल के इसका स्क्वायर कर लें, सिंपल। तो आप क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी में यही रखता हूँ स्क्वायर इक्वल टू, अब वैल्यूज डाल देता हूँ। अब यानी जो x था मेरे पास वो क्या था, r cos अल्फ़ा साइन बीटा, तो r cos अल्फ़ा साइन बीटा का स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर क्या है, b
पी किधर गया, वाई सॉरी, वाई क्या है, आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, दोनों कॉस है, आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा का होल स्केयर, ये मेरे पास आ गया एक्स स्केयर, ये वाई की का स्केयर और प्लस जी मेरे पास क्या था, आर साइन अल्फ़ा, तो ये मेरे पास आ जाएगा आर साइन अल्फ़ा का होल स्केयर। अब आप क्या करें, इन सबको स्केयर्स दें, स्केयर दे दें सबको, और ये क्या हो जाएगा जी, आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा, ठीक है, प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर बीटा प्लस आर स्केयर और साइन स्केयर अल्फ़ा। अच्छा, इन सब में से आप आर स्केयर कॉमन ले लें, ठीक है, वो आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच जाएगा जी, कॉस स्केयर अल्फ़ा साइन स्केयर बीटा और कॉस स्केयर अल्फ़ा और कॉस स्केयर बीटा। अब देखें आप इन दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, कॉस स्केयर अल्फ़ा इधर भी है और कॉस स्केयर अल्फ़ा इधर भी है, तो आप इन दोनों के अंदर से ऐसा करें कि कॉस स्केयर अल्फ़ा कॉमन ले लें अंदर, आर स्केयर तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया, यानी वो तो यहाँ आ गया ना, अब ऐसे हो गया, यानी अब समझे आर स्केयर, अब समझ लें कि इन सब के अंदर आर स्केयर है ही नहीं, वो बाहर आ गया। अब इन दोनों में से ये जो दो टर्म्स है ना, इसमें से आप कॉस स्केयर कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर अल्फ़ा, और अंदर आपके पास बच जाएगा इस टर्म में से साइन स्केयर बीटा, यानी इनमें से, और इसमें से बच जाएगा जी कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा, ठीक है, और प्लस इसका सिर्फ रह जाएगा जी साइन स्केयर अल्फ़ा, क्योंकि आर तो पहले ही लिया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें एंगल सेम है, साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहली लगती है, ज़रूरी नहीं कि थीटा के टर्म में हो, एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है, यानी साइन स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा भी हो सकता है, साइन स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर बीटा भी हो सकता है, एंगल दोनों के सेम होने चाहिए, ये शर्त है, तो यानी ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यानी आर स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फ़ा, ये 1 हो गया, प्लस साइन स्केयर अल्फ़ा, इधर हमारे पास यही चल रहा है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी का स्केयर। अच्छा, अब आप गौर करें तो ये अगेन कॉस स्केयर अल्फ़ा 1 टाइम्स कॉस स्केयर अल्फ़ा, अब ये कॉस स्केयर अल्फ़ा और साइन स्केयर अल्फ़ा अगेन 1 हो जाएगा, तो यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी का स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, और ये इन दोनों की वैल्यू फिर 1, तो यानी आर स्केयर ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने इसको इतनी सी जगह पे ही सॉल्व कर दिया, हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुए। मैंने आपको तमाम इम्पॉर्टेंट MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को भी मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.5 जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।